नमस्कार सारे विद्यार्थी मित्र एवं दर्शकगण। मैं हूं ध्रुव जानी, आपके साथ गोरखपुर यूपीएससी के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब मंच पर इस विषय से श्रृंखला के जो कि अपने आप में मूलभूत महत्वपूर्ण कानूनों के ऊपर समर्पित है और ऐसा कानूनों की यहाँ चर्चा करते हैं जिन्होंने आज के भारत में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। तो आज इस श्रृंखला का यह 50वां लेक्चर है, यानी कि 50वें कानून की यहाँ आज इस उपाख्यान में बात हम लोग करने वाले हैं। यह उपाख्यान थोड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, उपयोगी रहने वाला है। जैसे हमारे पूर्व उपाख्यान रहते हैं, चाहे वो लोक के अभ्यर्थी हो, चाहे वो संधि सेवा के अभ्यर्थी हो, और यहाँ हम एक एक कानून को आपके सामने कुछ इस तरीके से रखते हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हो। यहाँ जो कानून के जो मुख्य प्रावधान है, यहाँ उनकी भी चर्चा की जाती है ताकि आपको यह मालूम पड़े, आप उससे परिचित हो। साथ ही में यह जीएस पेपर 2 यानी कि गवर्नेंस का यह एक बहुत ही अभिन्न अंग है, तो उस तरीके से भी यह महत्वपूर्ण है। प्लस जैसे आपको मालूम ही है कि हमारे यूट्यूब के इस मंच के ऊपर प्रति श्रृंखला या प्रति प्लेलिस्ट में एक एक तत्वों की बात की जाती है, जिनमें स्टैटिक के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। साथ ही कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट यानी कि वहाँ समसामयिक मुद्दे, एक जनरल व्यू, एक उसका एक विहंगावलोकन लेते हैं। प्लस ये एक विशिष्ट श्रृंखला है जिसके तहत आज हम लोग खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ मात्र और मात्र कानूनों की बात की जाती है। प्लस हमारा एडिटोरियल्स है जो कि प्रतिदिन लगभग प्रतिदिन अपडेट होने वाला है। प्लस उसमें ऐसे समकालीन, ऐसा समसामयिक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण संपादकीय लेखों की चर्चा की जाती है, जो कि अपने आप में कोई भी सिविल सर्विस का कैंडिडेट हो, चाहे वो अपने प्रिलिमिनरी स्टेज में हो, चाहे वो मेंस के हो, चाहे वो इंटरव्यू के, उन्हें उपयोगी साबित होती है। प्लस वी आर प्लानिंग फॉर अ पैरेलल ग्रोथ माउंट लॉ, ठीक है, जो कि मात्र और मात्र लॉ के अभ्यास के साथ जुड़ी होगी। वहाँ मैं और मेरे जो कलीग्स होंगे वे चर्चा करेंगे। साथ ही वी आर टू प्लानिंग फॉर ग्रोथ माउंट कॉमर्स, तो उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ कॉमर्स रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लस अगर इन चीज़ों को आपको देखना है, ये तो यूट्यूब की बात रही, मगर इन चीज़ों को अगर आपको बहुत ही नज़दीक से देखना है, आपको पढ़ना है, उसमें से आपको नोट्स बनानी है, तो आप growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट आज ही विजिट कीजिए। वहाँ से आपको इंट्रोडक्शन टू एग्जामिनेशन तो मिलेगा ही, साथ ही में जो रिसोर्स है उसका भी एक्सेस मिलेगा आपके लिए, जो आपकी तैयारियां हैं वो सरल हो जाएगी। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप growthmounteducation.com आज ही विजिट कीजिए। वहाँ रिसर्च कंटेंट के फॉर्म में आपको ब्लॉग्स मिलेंगे जो बहुत ही संशोधित जो है श्वेत पत्र आप कह सकते हैं, और वहाँ से आप आपकी नोट्स भी बना सकते हैं। प्लस यह श्रृंखला इस बुक के ऊपर आधारित है। जैसे आपको मालूम है, ये बुक मात्र और मात्र सिविल सर्विस के विद्यार्थियों के लिए क्राफ्ट की गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो विश्लेषण जो प्रस्तुत किया गया है हमारे सामने, वो कुछ इस तरीके का है, और हम वही मॉडस ऑपरेंडी फॉलो करके यहाँ चीज़ों को समझते हैं। सबसे प्रथम कोई भी कानून हो उसका परिचय लेते हैं, प्लस उसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं, यानी कि बैकग्राउंड, और उसके बाद इसके महत्वपूर्ण प्रावधान हो, इसका उद्देश्य हो, आखिरी में अगर इसकी कोई आलोचना एवं इसका कोई महत्व हो, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ आपके सामने रखते हैं, ताकि आपको कोई भी कानून के बारे में आपकी जो समझ है वो बेहतर बने, मजबूत बने। प्लस वेबसाइट के ऊपर यह चीज़ें जो उपलब्ध है वो दोनों ही भाषा में है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम से है तो आप इंग्लिश में रीड कर सकते हैं, वहीं जो आप अगर हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी है, तो आप वहाँ से हिंदी में पढ़े एक ब्लॉक आपके सामने आएगा, आप वहाँ से हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो लेख होगा वो हिंदी में आपके सामने होगा, तो आप वहाँ से आपकी जो बुक्स है वो बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब शुरू करेंगे मूल चर्चा, क्योंकि ये आज का 50वां लेक्चर है। 50वें कानून की बात करेंगे। महत्वपूर्ण कानून है जहाँ भूमि अधिग्रहण, जो सरकार के द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक हेतु के लिए जो भूमि अधिग्रहण किया जाता है, जो लैंड एक्वायर की जाती है, लैंड एक्विजिशन जिसे बोलते हैं, उसके सामने जो उसके भोग बने हैं, जिनके ज़मीनें गई है, जिनके घर गए हैं, उनको एक फेयर क्षतिपूर्ति मिले, यानी कि एक फेयर कंपेंसेशन मिले, उसके रिहेबिलिटेशन यानी कि उनके पुनरुद्धार, और रीसेटलमेंट यानी कि उनके पुनर्वास का प्रावधान सरकार करे, तो वो यहाँ इस कानून से सुनिश्चित किया गया है। संक्षिप्त में यह कानून अपने आप में नागरिकों का अधिकार है, जिनका अधिकार सरकार के द्वारा भूमिग्रहण की प्रक्रिया में छीना गया हो, उनको यह एक रक्षण मिलता है, और उनको एक क्षतिपूर्ति के लिए जो है उनको एक क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है। देखेंगे 2003 का ये कानून है। पहला एक कानून था जो कि 1984 का था, और वो अपने आप में एक आउटडेटेड हो गया था, क्योंकि उसमें जो नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ जो आप देख रहे हैं, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट,
ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ही उसमें नहीं थे 1984 के इस कानून में। उसमें मात्र फेयर कंपेंसेशन फॉर लैंड एक्विजिशन की ही बात की गई थी, ठीक है, और वहाँ से सरकार का जो दायित्व था वो खत्म हो जाता था। मगर यहाँ इस कानून ने सरकार के दायित्व में और इजाफा किया है, उसमें बढ़ोतरी की है, जो नागरिकों के लिए एक जो है आशीर्वाद समान हम लोग कह सकते हैं। अब शुरू करेंगे इसके परिचय से, चीज़ों को माइंड मैप के मदद से देखेंगे ताकि याद रखने में, समझने में सरलता रहे। 3 बिंदु यहाँ हमें इंट्रोडक्शन में समझने हैं, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि एक्ट इज एनेक्टेड बाय यूनियन लेजिस्लेचर फॉर गवर्निंग द लैंड एक्विजिशन एंड ग्रांटिंग द राइट्स ऑफ फेयर कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट टू द डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। यस, तो यहाँ ये एक केंद्रीय विधेयिका का कानून है, वो तो एक स्पष्ट बात है। उसके पश्चात यहाँ इस कानून को इसलिए जो है पारित किया गया, इसलिए इसको लागू किया गया ताकि जो भूमि ग्रहण के, या आप कह सकते हो कि भूमि अधिग्रहण के जो शिकार बने हैं, जो उनके भोग बने हैं, उनको क्षतिपूर्ति मिले एक फेयर जो है मात्रा में, फेयर अमाउंट में, ना कि मात्र और मात्र सरकार के द्वारा जो तय की गई वो, प्लस उनके पुनरुद्धार यानी कि जो है उनका रिहेबिलिटेशन एंड उसके पुनर्वास यानी कि उनके रीसेटलमेंट का भी प्रावधान यहाँ किया गया है। और अपने आप में जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो भोग बनने वाली आबादी है सरकार की इस भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से, उनको एक प्रकार का रक्षण समान प्रदान करती है। यहाँ अगर हिंदी शब्दों की बात करें तो कंपेंसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति, वो तो हमने देखा। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनरुद्धार, और वहीं जो रिसेटलमेंट है इसका मतलब होता है पुनर्वास। 1994 का यानी कि इसका जो पहला पुराना संस्करण था उसमें ये 2 प्रावधान नहीं थे, मात्र और मात्र फेयर कंपेंसेशन की ही बात की गई थी। अब दूसरे बिंदु में कहा गया है कि लैंड एक्विजिशन, व्हाट इज लैंड एक्विजिशन, यहाँ समझाया गया है कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट एक्वायर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस। यस, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां सरकार सार्वजनिक हेतु के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी जमीनों को अधिग्रहित करती है, यानी कि निजी जमीनों को लेती है। This land acquisition are to be facilitated, the rights of either party are not violated or infringed. Yes, यह लैंड एक्विजिशन अब एक पक्षी नहीं होगा, यानी कि किसी एक पक्ष को लाभ हो रहा है, सरकारी पक्ष को लाभ हो रहा है, और वहीं जो उसके भोग बने हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो यहाँ यह कानून इस पूरी प्रक्रिया को ऐसी बनाएगा जो कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना करे, सबको जो है एक प्रकार से सबके जो हित है वो रक्षित रहे। तो ये बात रही यहाँ लैंड एक्विजिशन की, वो क्या प्रक्रिया है उसकी। एज द गवर्नमेंट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यस, क्योंकि यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है सरकार के लिए। सरकार ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती कि भाई ठीक है चलो लैंड एक्विजिशन नहीं करना है, ठीक है। सरकार को लैंड एक्विजिशन करना अनिवार्य है, क्योंकि डेवलपमेंट की अगर प्रोसेस उनको आगे रखनी है तो उन्हें लैंड एक्वायर करने पड़ेंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए, नए नए जो है नई नई योजनाओं के लिए, ठीक है। और आज की अगर बात करें तो आज की सरकार भारत में विकासमुखी है, विकास लक्ष्य है, तो ऐसे में उनके लिए लैंड एक्विजिशन एक बहुत ही क्रिटिकल बन जाएगा और उन्हें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ as the government needs the support from the public for the process of development, it is necessary to establish mechanism that makes the transition easier for the people. Yes, यहाँ ये बात तो तय है कि सरकार के लिए अनिवार्य है। अब अनिवार्य है तो इसकी प्रक्रिया कुछ ऐसी रखनी चाहिए जहाँ जो भोग बने, जो भोग बनी आबादी है, जो फ्रैक्शन है हमारे पॉपुलेशन का, जो भोग बने हैं किसी भी ऐसी लैंड एक्विजिशन का, उनको जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही आसान रहना चाहिए। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म सेटअप करना चाहिए। समझ गए कि भाई सरकार के लिए करना है तो करना है, और सरकार को उसमें अपने लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, मगर सामने ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहां लोगों को कम से कम तकलीफ रहे, लोगों को कोई दिक्कत ना हो एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और वो दिक्कत तभी नहीं होगी जब कंपेंसेशन फेयर होगा, उनका रिहेबिलिटेशन सरकार के द्वारा देखा जाएगा, उनका रीसेटलमेंट सरकार के द्वारा देखा जाएगा। अन्यथा वे लोग राजी नहीं होंगे। अगर सरकार बोल दे कि भाई आपकी जो 5 लाख एकड़ जो ज़मीन है वैसी वो ज़मीन आप हमें दे दो और आप एकड़ के बदले 2 लाख रुपए ले जाओ, ठीक है, और फिर नो रिहेबिलिटेशन नो रीसेटलमेंट,
तो जो विक्टिम है, जो भोग है, वो राजी नहीं होगा, वो सहमत नहीं होगा, ही विल नॉट कोऑपरेट, वो सरकार को सहकार नहीं देगा, और जो चीज़ें हैं वो कोर्ट में चली जाएगी। अल्टीमेटली वो चीज़ें जो है वो जो है एक पेपर या फाइल बनकर रह जाएगी। ठीक है, तो ऐसी दिक्कतें ना आए, इसीलिए यहाँ यह प्रोसेस को एकदम स्मूथ बनाने का मैकेनिज्म सेटअप करने की बात की गई है, और यह मैकेनिज्म सेट कर रहा है यह आज का कानून 2013 का, जिसके बारे में हम लोग आगे विस्तृत चर्चा करने वाले। तो यह बात रही परिचय की इस कानून के बारे में। अब पृष्ठभूमि देखेंगे कि कैसे यह कानून ने रूप लिया और क्या क्या जो है घटनाएं थी वो बनी, जिनमें सबसे प्रथम है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 was enacted by the British government to facilitate the acquisition of land for public purpose. Yes, तो यह एक मूलभूत है, यह एक ब्रिटिश कानून है, अंग्रेज कानून है, जिनको उन्होंने 19वीं शताब्दी के आखिरी में भारत के ऊपर लागू किया था, क्योंकि तब ब्रिटिश जो है वो भारत में कुछ कुछ विकास का कार्य करना चाह रही थी। वैसे जो है उनके स्वार्थ के लिए, वो भारत के लिए नहीं था, भारत के लोगों के लिए नहीं था, मगर उनके स्वार्थ के लिए, जैसे पोस्ट है, जैसे रेलवेज है, जैसे अंग्रेजी शालाएँ है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उन्हें ज़मीन चाहिए थी, उन्हें ज़मीन अधिग्रहित करनी पड़ रही थी, और इसलिए उन्होंने यह कानून जो है वो पारित किया था। रियल पर्पस बिहाइंड द एक्ट वाज टू मेक द एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज इजियर फॉर देम। यस, इसका मूलभूत कारण यह था कि रेलवे को जो है बढ़ाना, क्योंकि जैसे वो मैकेनिज्म में मालूम है, हिस्ट्री के पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर ने राजनीतिक तौर पे तो यहाँ हुकूमत की ही की, अंग्रेजों ने। ठीक है, मगर आर्थिक दृष्टि से भी उन्होंने यहाँ हुकूमत की थी 200 वर्ष, और उसी के तहत उन्हें अपना जो व्यापार है वो बढ़ाना था, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसे कम करनी थी, और वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए रेलवेज जो था वो उनका एक सबसे प्रबल ऑप्शन था। ठीक है, तो वे लोग अपने आप में भारत में रेलवेज को यहाँ बढ़ाने के लिए, विस्तृत करने के लिए वे लोग प्रयत्नशील थे। लॉ डिड नॉट हैड एनी प्रोविजन फॉर फेयर कंपेंसेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ लैंड ओनर्स। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ब्रूटल कानून था जो कि ब्रिटिश समय में लागू किया गया था। देयर वेर अबाउट 16 मोर एक्ट्स दैट डेल्ट विथ लैंड एक्विजिशन इन few specific sectors such as special economic zone, railways, etc. ठीक है, क्योंकि रेलवेज तो हमें मालूम है कि वो तो अगर एक्सटेंशन करना चाहे तो उन्हें ज़मीन अधिग्रहित करनी ही पड़ेगी, और ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, और आजकल तो ऐसी योजनाओं की जो एक पूरी सूची है, जिनमें टेक्सटाइल पार्क्स है, जिनमें जो है मेगा फूड पार्क्स है, और कई सारे सोलार पार्क्स है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए सरकार को भूमि चाहिए, और ऐसे कुल 16 कानून अलग अलग तरीके से भारत में कार्यरत थे। Thus, in 2007, a national rehabilitation and resettlement policy was framed to govern the rehabilitation and resettlement of displaced policy. Yes, 2007 में स्वतंत्र भारत की पहली पुनरुद्धार एवं पुनर्वास नीति लागू हुई। In 2007, 2 bills were introduced in the Lok Sabha, but as Lok Sabha dissolved, the bill were collapsed या lapsed, यानी कि वे खत्म हो गए, शून्य हो गए। In 2011, the National Advisory Council recommended that Land Acquisition Act 1894 and the policy of 2007 should be combined into one law to make them more accurate and precise. Yes, तो 2011 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सरकार को एक सलाह दी और बताया कि भाई जो पुराना लॉ है, जो कि ब्रिटिश कालीन है, जो कि थोड़ा ब्रूटल है, उनमें से कुछ ऐसी प्रोविजंस या कुछ ऐसे प्रावधानों को हटा दिया जाए, और 2007 के जो लॉ है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए, यानी कि मिला दिया जाए, और एक जो है एक इंटीग्रल लॉ को भारत में लागू किया जाए, जो कि फेयर एक्विजिशन भी देखेगा, रिहेबिलिटेशन भी देखेगा, रीसेटलमेंट भी देखेगा इन द केस ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। उसके बाद देखें तो इन द सेम ईयर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट published the draft land acquisition, rehabilitation and resettlement bill to invite public opinion and comment. Yes, तो एक मॉडल तैयार हो गया, एक ड्राफ्ट तैयार हो गया, और उन्होंने सार्वजनिक किया ताकि लोगों के द्वारा उसके ऊपर सुझाव मिले और टिप्पणियां मिले। उसके बाद the bill was passed in the both the houses in year 2013. Act came into force on 1st January 2014. 2014 की पहली जनवरी के दिन यह कानून जो है वो भारत में लागू हुआ आफ्टर प्रेसिडेंट्स असेंट। तो ये इसके पृष्ठभूमि की बात रही। अब हमें इसके उद्देश्यों को देखना है कि कौन कौन से मूलभूत उद्देश्यों के साथ यह कानून को पारित किया, भारत में लागू किया।
सबसे प्रथम टू एस्टेब्लिश एन इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेटिव ह्यूमन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। यस, ये एक सबसे इसका आप कह सकते हैं कि मजबूत उद्देश्य था, क्योंकि आज दिन तक भारत में जो लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस थी वो अपने आप में इट वॉज वेरी नॉन ट्रांसपेरेंट, इट वॉज वेरी नॉन इन्फॉर्मेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, इनह्यूमन, ठीक है, 100% कॉन्ट्राडिक्टरी थी, इसके विरुद्ध में थी। मगर यह कानून ने इसे पारदर्शी बनाया, मानवीय बनाया, पार्टिसिपेटिव यानी कि जो है साझेदारी की बात की यहाँ, एंड इन्फॉर्मेटिव या आप उसे जो है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट ही कह सकते हैं। फिर दूसरा उद्देश्य इसका है कि टू प्रोवाइड फेयर एंड जस्ट कंपेंसेशन टू द फैमिलीज हु आर अफेक्टेड बाय सच लैंड एक्विजिशन। यस, फेयर कंपेंसेशन इज टू बी given to the families who are affected, यानी कि victim families, victim personals, to make the development more participative and inclusive। yes, यह जो पूरी की पूरी विकास की प्रक्रिया है उसे और सहकारी बनाना और समावेशी बनाना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये 3 मूलभूत उद्देश्यों के साथ यह कानून को लाया गया, पारित किया गया। अब हमें देखना है इसके मूलभूत जो प्रमुख प्रावधान है इस कानून में किया है और कैसे ये कानून जो है वो पिछले कानून से भिन्न है। साथ ही इस पर्टिकुलर उपाख्यान में, यहाँ आज के उपाख्यान में हम लोग पुराने कानून एवं यह नए कानून के बीच में एक तुलनात्मक अभ्यास भी करेंगे, तो वो भी आपको जो है आगे उसको देखना है। देखिए यहाँ इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो एक्ट अप्लाइज टू द केस ऑफ लैंड एक्विजिशन, कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट where government requires land for its purpose including public sector units and for public purposes which include सबसे प्रथम strategic purpose of armed force by the union or any work important for the defense of India, the safety of people and national security, infrastructure project यानी कि डैम बनाना, रेलवेज, मेट्रो, ठीक है, कई सारी चीजें, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, प्रोजेक्ट फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज, प्रोजेक्ट फॉर हाउसिंग ऑफ लो इनकम ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ ये रिहेबिलिटेशन की बात है। फिर प्रोजेक्ट्स ऑफ द प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेज साइट और अर्बन एरिया, प्रोजेक्ट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस टू द पुअर और लैंडलेस और अ पर्सन अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटीज और अफेक्टेड बाय द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी स्कीम, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए सरकार को भूमि अधिग्रहण करना जरूरी है, और अगर निम्नलिखित कोई भी कारणवश सरकार ने यह जो है लैंड एक्वायर की है तो सरकार को फेयर एक्विजिशन देना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया देखनी पड़ेगी, रीसेटलमेंट की प्रक्रिया भी देखनी पड़ेगी। तो प्रोविजन ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट शैल अप्लाई वेयर प्राइवेट कंपनीज हैव परचेज्ड मोर लैंड देन द लिमिट्स एज प्रिस्क्राइब्ड थ्रू द प्राइवेट नेगोशिएशन और हैव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू डू सो। तो यहाँ जो है रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट की बात जो है यहाँ की गई है, जहाँ प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी बहुत बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहित की गई हो, और इनमें जो विक्टिम फैमिलीज है, विक्टिम पर्सनल्स है, उनके लिए भी प्राइवेट प्लेयर्स को भी जो है एक तरीके से कंपेंसेशन देना पड़ेगा, वो यहाँ इस कानून ने अनिवार्य बनाया। फिर फॉर प्राइवेट कंपनीज कंसेंट ऑफ 80% ऑफ द प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज इज नेसेसरी। यस, 80%, यानी कि समझ लो कि किसी भी प्रोजेक्ट ने 100 कुटुंबों को प्रभावित किया है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए 100 में से 80% कुटुंबों की सहमति होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। मगर अगर यह बात पीपीपी मॉडल पर हो तो कंसेंट वुड रिक्वायर 70%, यानी कि कुल कुटुंब के 70% कुटुंब इस प्रोजेक्ट के लिए सहमत होने चाहिए इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ जो ये अधिग्रहण की जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो सकती है, सफल हो सकती है। अब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, यस, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, जो कि आज के समय में एक नया कॉन्सेप्ट है। वैसे ही ये नया कॉन्सेप्ट है, ये एनवायरमेंट के जो है चीज़ों के ऊपर लागू होता है उस क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, और यहाँ ये सामाजिक क्षेत्र के ऊपर लागू होता है कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट से, जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट है वो कितना कार्बन जनरेट करेगा, उसकी फुटप्रिंट क्या होगी, क्या वो आजू बाजू के इकोलॉजिकल जो है सेक्टर्स के लिए, इकोलॉजिकल प्रदेश के लिए वायबल है या नहीं है, रीजन्स के लिए, ठीक है। और यहाँ वैसे ही ऐसा ही एक असेसमेंट किया जाता है कि क्या यह प्रोजेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कोई भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर बात की जा रही है, वो वहाँ के समाज के लिए, वहाँ का सामाजिक जो तंत्र है उसके लिए हानिकारक है या नहीं है, उसे
सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। ये नया है कॉन्सेप्ट और पुराने भूमि अधिग्रहण कानून में ये मौजूद नहीं था, उसमें गैरहाजिर था। समझिए क्या कहता है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिफोर एक्वायरिंग लैंड और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड कंडक्ट social impact assessment in consultation with them within 6 months from the date of commencement. The report has to be made public. It includes an assessment of the following. Yes, तो यहाँ बात की गई कि अगर सरकार हो या सरकार की कोई भी एजेंसी हो, अगर वो भूमि अधिग्रहित करती है तो उन एजेंसीज को यह अधिग्रहित की गई भूमि का SIA 6 महीने के अंदर सार्वजनिक करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ These are the things which are included in the assessment. सबसे प्रथम, whether the proposed project is for public purpose or not. Yes, जो प्रस्तावित योजना की बात की जा रही है, क्या वो सार्वजनिक हेतु के लिए है, पहला तो ये देखा जाएगा। अगर सार्वजनिक हेतु नहीं है तो वो यहाँ से ही जो है उसको कैंसिल कर देगा, उसको अनुमति नहीं मिलेगी वो प्रोजेक्ट को। दूसरा बिंदु में एस्टिमेटेड नंबर ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज एंड द नंबर ऑफ फैमिलीज दैट हैव टू बी डिस्प्लेस्ड। यस, तो ये इसका भी जो है अंदाज है कि कितने कुटुंबों को विस्थापित वहाँ होना पड़ रहा है इस प्रोजेक्ट से, और कितने जो है पहले तो अफेक्टेड है, प्रभावी है, और कितनों को यहाँ से जो है जाना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है। सी द एक्सटेंट ऑफ लैंड बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक हाउसिंग एक्सेट्रा लाइकली टू बी अफेक्टेड। यस, कितनी भूमि इससे प्रभावित होगी वो भी देखना है, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे वो निजी हो। अगर रेसिडेंशियल एरिया है, अगर घर है, तो कितने घर इससे प्रभावित हो रहे हैं। फिर उसके बाद वेदर द लैंड एक्विजिशन इज द बेयर मिनिमम एक्सटेंट व्हाट इज नीडेड, ये भी देखना चाहिए कि यहाँ जो लैंड एक्विजिशन है क्या वो इतना अनिवार्य है कि यहीं जो है अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, तो यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग लेट गो करके क्या यहाँ भूमि अधिग्रहित करने देनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी बात यहाँ देखी जाती है, स्पष्ट की जाती है। एंड लास्ट वन, स्टडी ऑफ सोशल कॉस्ट एंड नेचर एंड कॉस्ट ऑफ एड्रेसिंग दैम। यस, तो ये भी यहाँ बात जो है वो की गई है कि यह इनके कंपेंसेशन से, पुनरुद्धार से, पुनर्वास से जो कॉस्ट आई है, उसकी जो लागत लगी है, क्या वो लागत वायबल है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखा जाता है और तब जाके सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है, उसे सार्वजनिक भी की जाती है। अब देखिए प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। द नोटिफिकेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन इज टू बी प्लेस्ड इन गेजेट, 2 daily newspapers in local government offices affected areas and upload on the websites within 12 months of the appraisal of SIA. Yes, जहाँ भूमि अधिग्रहित की गई है उसकी माहिती लगभग सार्वजनिक कर देनी चाहिए। और किस तरीके से सार्वजनिक कर देनी चाहिए, तो यहाँ कहा गया है स्पष्ट रूप से, सबसे प्रथम तो राजपत्र में भारत के या रिस्पेक्टेड स्टेट के, 2 daily न्यूज़पेपर, 2 दैनिक समाचार पत्रों में, इन लोकल गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो स्थानिक स्वराज्य की जो सरकारी कचहरियाँ हैं उनमें, अफेक्टेड एरियाज जहाँ ये प्रोजेक्ट हो रहा है, जो प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहे हैं उस पूरे प्रदेश में, अपलोड ऑन द वेबसाइट, अपलोड ऑन द रिस्पेक्टेड रिलेटेड वेबसाइट्स, ठीक है, विदिन 12 months ऑफ अप्रेजल ऑफ SIA। जब से SIA आ गया उसके 1 वर्ष के अंदर यह सारी माहितियाँ सार्वजनिक कुछ इस तरीके से कर देनी चाहिए। The collector shall update the land records within 2 months of such notification. Yes. फिर कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि उसे भी यह भूमि जो है वो अधिग्रहित की गई है उसका रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड सार्वजनिक कर देना चाहिए अपने पोर्टल के ऊपर। तो गवर्नमेंट shall assign the duty and responsibility to its officer and to conduct the primary survey of such land. Yes, गवर्नमेंट अपने अधिकारियों को यह जिम्मेदारी देंगे और बताएंगे कि भाई जो SIA आया है जिस भूमि अधिग्रहण का, उसको आप जो है उसका आप थोड़ा सर्वेक्षण कीजिए, उसका सर्वे कीजिए। एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन लैंड कैन फाइल एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट सच एक्विजिशन। द कलेक्टर शैल मेक ए रिपोर्ट ऑन सच ऑब्जेक्शन आफ्टर हियरिंग ऑल एक्विजिशन एंड सबमिट सच रिपोर्ट्स टू गवर्नमेंट फॉर अ फाइनल डिसीजन। यस, अगर किसी का हित है, यहाँ निहित है और उसको अन्याय हो रहा है, वो भोग बिना है, ठीक है, कोई भी भूमि अधिग्रहण में, तो उसे जो है आवाज़ उठाने की छूट है, उसको कलेक्टर के द्वारा जवाब जो है वो दिया जाएगा सारे मैटर को देखकर। अपॉन पब्लिकेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट शैल सर्वे द अफेक्टेड फैमिलीज एंड प्रिपेयर अ ड्राफ्ट स्कीम लेइंग डाउन पर्टिकुलर्स ऑफ रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट। यस, फिर सरकार के अन्य अधिकारी आएंगे,
वो मात्र और मात्र रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का ही काम देखेंगे। वो जो है पूरा सर्वे करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे कि कितने कुटुंब जो है वो भोग बने हैं और कितने कुटुंबों को जो है रिहेबिलिटेशन की वही रीसेटलमेंट की ज़रूरत है, और वो पूरा का पूरा रिपोर्ट अपनी सरकार को भेजेंगे। सच a scheme is to be made public for objections and hearing. Yes, तो यहाँ जो प्रोजेक्ट जिसका ऐसा ये अप्रूवल मिल गया है उनको सरकार को सार्वजनिक कर देनी चाहिए, ताकि जिस किसी को भी कोई आपत्ति है वो आपत्ति जो है वो हमारे या सरकार के सामने रख सके, पब्लिक डोमेन में रख सके, और अगर किसी भी किस्म के सुझाव है तो वो भी सरकार के डोमेन में रख सके, सार्वजनिक डोमेन में आई मीन। The collector shall review the report with the committee of rehabilitation and resettlement at the committee level. Yes. कलेक्टर के पास यह रिहेबिलिटेशन एवं रीसेटलमेंट के अधिकारी को द्वारा अहवाल आएगा। वो अहवाल जो कलेक्टर के पास आया वो इस पूरी कमेटी को देंगे, कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। The commissioner shall cause the approved scheme to be published in local language in panchayat and municipality and publish it in the affected areas. If the government is satisfied with the report, then land is needed to be the public purpose, then declaration can be made along with the declaration of resettlement area. The collector shall publish the report. Yes, और अगर सरकार को लगे, चीजों को देखकर सरकार संतुष्ट हो कि भाई यस लैंड एक्विजिशन करना अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, तो सरकार एक आदेश के जरिए यह सार्वजनिक करेगी। And the collector shall publish the report. The collector shall publish a public notice near a land to be taken about such acquisition and mentioning that all the claims on compensation and rehabilitation to be made to him. Yes. किसी भी भूमि अधिग्रहित विस्तार का जो कलेक्टर है वो सार्वजनिक करेगा कि भाई यस यह लैंड एक्वायर हो चुकी है, इस पर्पस के लिए हो चुकी है, कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपत्ति हो, जिस किसी को भी वो उससे रिपोर्ट करे, तो कलेक्टर ये वहां सार्वजनिक करेगा। The collector shall inquire into the objection raised by the interested parties about the measurement of the land and value of the land and claims of compensation, rehabilitation and resettlement. तो ये सारा मैकेनिज्म जो है वो यहाँ कलेक्टर में निहित है। सारा का सारा मैकेनिज्म लैंड एक्वायर करने का, फिर कंपेंसेशन का, रिहेबिलिटेशन का, रिसेटलमेंट का, सारी चीजें वहाँ के कलेक्टर देखेंगे। The collector shall make an award within 12 months. From the date of publication, and if no declaration is made within such period, the whole process of land acquisition shall lapse. Yes, तो यहाँ कहा गया है कि 12 महीने के भीतर जिस किसी को भी कंपेंसेशन देना हो, जिस किसी का भी रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट देखना हो, तो वो 12 महीने में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, यह नोटिफिकेशन के पश्चात। अगर 12 महीने से अधिक अवधि हो गई तो पूरी भूमि का अधिग्रहण अपने आप में शून्य कहलाएगा, वो लागू होगा। नहीं तो ये यहाँ कोई भी पीड़ित प्रताड़ित कुटुंब जो है किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, उनके रक्षण की, उनके न्याय की बात करता है। द कलेक्टर शैल डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड बाय द प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट एंड कंपेंसेशन बाय इंक्लूडिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड एसेट्स अटैच्ड टू इट। यस, तो कंपेंसेशन लैंड और उसके एसेट्स को कैलकुलेट करके देना है, और उसका कैलकुलेशन जो है वो यहाँ इस कानून में जिस तरीके से सरकार ने तय किया है, पार्लियामेंट ने तय किया है, उस तरीके से पूरा कैलकुलेशन कंप्यूटेशन करना है। Then after determining total compensation, the collector shall impose a solatium amount equivalent to such compensation. The collector shall publish individual details of such compensation. Yes, तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे मैकेनिज्म में जो सेवा की डिलीवरी करने वाला है पद वो कलेक्टर का है, और उनके द्वारा ही यह पूरी प्रक्रिया होनी है। फिर उसके पश्चात देखें तो रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। द कलेक्टर शैल पास द रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम फॉर ईच अफेक्टेड फैमिली एज पर द एंटाइटलमेंट्स इन सेकंड शेड्यूल। यस, इस कानून के ही सेकंड शेड्यूल में जो एंटाइटलमेंट्स का लिस्ट है उसको ऑब्जर्व करके उसके तहत उसके मुताबिक कलेक्टर के द्वारा रिहेबिलिटेशन एवं रीसेटलमेंट का कार्य संपूर्ण किया जाएगा। In every resettlement area, the collector shall ensure the availability of infrastructure, facility and basic amenities as mentioned in the third schedule. Yes, third schedule में लिखा गया है कि भाई किस प्रकार की रिसेटलमेंट की जगह होनी चाहिए, किस प्रकार की जो है रिसेटलमेंट की जगह होनी चाहिए। ठीक है, और वो बहुत ही जो है बेसिक उसमें फैसिलिटीज अम्यूनिटीज़ होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि तीसरी अनुसूची में है इस कानून की, तो उसके मुताबिक कलेक्टर को यह प्रावधान करना होगा, प्रबंधन करना होगा। देन आफ्टर नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट,
द सेंट्रल गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश सच अ कमिटी, यस, तो एक समिति भी बनी जाएगी टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, यस, टू रिव्यू द, टू मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो एक कमिटी यहाँ केंद्रीय स्तर पर नियमित की जाएगी। और प्लान्स फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट, तो आमतौर पर संक्षिप्त में अगर मैं बताऊं तो इस कानून का अनुपालन यह समिति के द्वारा देखा जाएगा। Such monitoring committees shall be formed at the state level to review the implementation of these schemes or plans at the state level. Yes, तो उसी प्रकार की, उसी स्वभाव की एक राष्ट्रीय स्तर पर भी समिति की रचना की जाएगी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर रिहेबिलिटेशन का, रिसेटलमेंट का कार्य देखेगी, उसको मॉनिटर करेगी। देन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट अथॉरिटी, यस, तो ये प्राधिकरण की भी बात करता है। कहता है कि द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश वन और मोर सच अथॉरिटी फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू लैंड एक्विजिशन, कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन, रिसेटलमेंट। Any person or requiring body aggrieved from the decision of the authority shall appeal to the High Court within 60 days from the date of the award। ठीक है, तो यहाँ ये प्राधिकरण का भी प्रावधान किया गया है। तो ये सारी बातें रही मुख्य प्रमुख प्रावधानों की। अब यहाँ इस कानून की कुछ आलोचनाएं हैं, उसको देखेंगे, समझेंगे, और वही उसका महत्व भी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे आलोचना से, जिनमें प्रथम बिंदु कहता है कि ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ एक्विजिशन, यानी कि एटॉमिक एनर्जी हो, रेलवे हो, दिस लॉ इज नॉट अप्लाइड। यस, तो ये क्या बात हुई? इतना बड़ा कानून बनाया लोगों की रक्षा करने के लिए, जो विक्टिम फैमिलीज है उनके हकों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अब एटॉमिक एनर्जी जैसे अधिग्रहण हो, रेलवे जैसे अधिग्रहण हो, तो उसके ऊपर तो ये कानून अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ ये इसका एक प्रथम बिंदु है, प्रथम आलोचनात्मक बिंदु है। दूसरा, Act necessitates carrying out of SIA for every project involving land acquisition without prescribing any minimum threshold। Yes, तो SIA है, मतलब वो अच्छी बात है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, मगर यहाँ जो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो होना चाहिए कि भाई कितने मिनिमम अफेक्टेड फैमिलीज जो है, अगर वो होंगे तो SIA नहीं मिलेगा या SIA नेगेटिव हो जाएगा, तो वो यहाँ कोई जिक्र किया गया नहीं है, मात्र और मात्र प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। देन इफ लैंड इज टेम्परली ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर मैक्सिमम 3 years, देन इट रेजेस सम इश्यू। सबसे प्रथम, नो प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपेंसेशन इज प्रिस्क्राइब्ड इन सच केस। यस, तो ये इसकी बड़ी आलोचना है। पहले वी विल गो थ्रू इट, देन मैं आपको इसका जो है एक कोर बिंदु बताऊंगा कि ये संक्षिप्त में जो ये आलोचना है वो क्या है। नो प्रोविजन फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट स्कीम, नो अपील लाइज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट अथॉरिटी। यस, तो ये सारी बात रही अगर 3 वर्ष तक, यानी कि टेम्पररीली। ये लॉ है वो परमानेंट एक्विजिशन के ऊपर लागू होता है, नहीं कि टेम्पररी। टेम्पररी का जो है डेफिनेशन उसकी है 3 वर्ष के अंदर। तो यहाँ अगर 3 वर्ष से कम समय तक सरकार किसी भी जमीन को अधिग्रहित करती है तो उसके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा, जिसका मतलब है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन। फिर तो छोड़िए, कंपेंसेशन के लिए ही कोई प्रावधान नहीं, ना तो पुनरुद्धार के लिए प्रावधान है, ना तो पुनर्वास के लिए प्रावधान है। प्लस यहाँ कहा गया है कि कोई भी जो है दावा यहाँ इस कानून के तहत नहीं हो सकता जब सरकार के द्वारा टेम्पररी एक्वायर्ड जमीन हो। तो यह बात रही इसके आलोचना की। अब महत्व को समझते हैं। सबसे प्रथम, एक्ट इज अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव स्टेप towards the making such acquisition more equitable and process more inclusive। yes, equitable क्योंकि fair compensation है, rehabilitation है और resettlement है, तो अपने आप में ये प्रक्रिया जो है वो अच्छी है, एंड साथ ही में it is more inclusive यानी कि समावेशी है। Act introduced the provision of rehabilitation and resettlement which is shortly known as RR for the affected families and laid down the entitlement on which each family has the right। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति की भी यहाँ बहुत ही अच्छी जो है बात की गई है, बहुत ही अच्छा प्रावधान है। एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट विच इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन सोसाइटी। जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में द प्रोजेक्ट इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन एनवायरमेंट देखा जाता है, यहाँ वैसे सोसाइटी के ऊपर इस योजना के या किसी भी योजना के प्रभाव को देखा जाता है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस इज एक्ट मेड प्रोसीजर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंपेंसेशन मोर फेवरेबल एंड लुक्रेटिव to affected families which can assist them in starting
देयर लाइफ इन द अनदर प्लेस। यस, तो ये अपना आप में एक अच्छा प्रावधान है, क्योंकि जो किसी भी योजना के भोग बने लोग हैं, ठीक है, अगर उनका पुनरुत्थान, अगर उनका पुनर्वास अच्छी तरीके से किया जाएगा, अगर उनको फेयर मात्रा में क्षतिपूर्ति उनको मिलेगी, कंपनसेशन मिलेगा, तो वे अपनी जिंदगी जो है वो दूसरी जगह पर फिर से अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। तो ये रही इसकी आलोचना, ये रही इसके जो है महत्व की बात। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक तुलनात्मक अभ्यास करना है, 1894 का एक कानून और एक कानून 2013 का देखेंगे। सबसे प्रथम पब्लिक पर्पस इंक्लूड्स सेवरल यूज। सबसे प्रथम वी विल गो थ्रू द एक्ट ऑफ 1894, देन आफ्टर वी आर गोइंग थ्रू द 2013 एक्ट। तो सबसे प्रथम पब्लिक पर्पस में 1894 का कानून कहता है कि इट इंक्लूड्स सेवरल यूज सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ऑल्सो इंक्लूड्स बाय यूज बाय कंपनी अंडर सर्टेन कंडीशन। तो पूर्ण रूप से जो ब्रिटिश मशीनरी थी उनके उपयोग के लिए यह कानून लाया गया था, लागू किया गया था। कंसेंट फ्रॉम अफेक्टेड पीपल, नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट फॉर द कंसेंट, ऐसा ही है, नो प्रोविजन पुराने कानून में। कंपनसेशन बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू, market value based on the current use of land explicitly prohibits using the intended use of value while computing the market value। yes, तो कुल मिलाकर संक्षिप्त में यह जो कंपनसेशन की जो प्रक्रिया थी वही अपने आप में इक्विटेबल नहीं थी, इंक्लूसिव नहीं थी। सोलाटियम 30%, रीसेल ऑफ लैंड नो प्रोविजन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नो प्रोविजन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट नो प्रोविजन। अब आते हैं 2013 के एक्ट में। तो पब्लिक पर्पस के जो है उसकी जो डेफिनेशन, उसकी जो परिभाषा है उसमें कोई फेरफार नहीं, वो तो बिल्कुल मिलता जुलता अपने पुराने संस्करण से। कंसेंट फ्रॉम अफेक्टेड पीपल, यस, कंसेंट ऑफ 80% ऑफ डिस्प्लेड पीपल रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ एक्विजिशन फॉर प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यस, ठीक है। 80% यहाँ एक प्रकार से जन भागीदारी जो है वो चाहिए। Then SIA to be undertaken in case of every acquisition। उसके बाद यानी कि SIA के यहाँ प्रावधान है, उसकी बात की गई है। मार्केट वैल्यू डबल्ड इन रूरल एरिया, नॉट इन अर्बन एरिया। हायर ऑफ ए वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर स्टैम्प ड्यूटी एंड बी एवरेज ऑफ द टॉप 50 बाय रिकॉर्डेड प्राइस ऑफ सेल ऑफ लैंड इन द विसिनिटी। उसके बाद सोलाटियम 100%, यानी कि अधिक उनको जो है रिटर्न मिलेगा। प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड, तो यह नया लॉ है, यहाँ कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में इफ द एक्वायर्ड लैंड इज अनयूज्ड एंड इज ट्रांसफर्ड 20% ऑफ द प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड विद द ओरिजिनल लैंड ओनर्स, यहाँ कोई प्रावधान नहीं था। एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट नेसेसरी फॉर ऑल अफेक्टेड फैमिलीज, मिनिमम RNR एंटरटेनमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड टू सच अफेक्टेड फैमिली स्पेसिफाइड। तो कुल मिलाकर ये सारी जो है चर्चा रही आज के इस राइट टू फेयर कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट इन लैंड एक्विजिशन 2000 एक्ट के बारे में, 2013 के एक्ट के बारे में, सॉरी। तो सारी चीज़ें देखी। यह कानून जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इनके प्रावधान महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रिलिमिनरी परीक्षा हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो किसी भी कानूनी सेवाओं की परीक्षा हो। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले इस कानून के साथ। साथ ही ये भी एक ज़रूरी सूचना कि अब ये जो हमारी विशेष श्रृंखला है, इसके उपाख्यान सप्ताह में 3 उपाख्यान इसके प्रीमियर हो रहे हैं, इसके 3 उपाख्यान प्रकाशित हो रहे हैं। तो आप इसका लाभ जरूर लीजिए पूरी श्रृंखला का, और अलग अलग एक एक कानून के बारे में विस्तृत चर्चा पाई है। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले कानून के साथ, अगले उपाख्यान में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए गोरखमठ UPSC। जय हिंद, जय भारत।